नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुछ एक बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम सेंट्रल डोग्मा पढ़ रहे थे तो ये बीच में जेनेटिक कोड और ये आरएनए ये कैसे आ गए। तो देखिए, हम सेंट्रल डोग्मा के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसके जो 3 प्रोसेस है, सबसे पहले हमने रेप्लिकेशन के बारे में बात की, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात की। नेक्स्ट जो तीसरा बिंदु है ट्रांसलेशन, जिसमें प्रोटीन का निर्माण होगा। तो जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो प्रोटीन निर्माण के लिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता रहेगी। प्रोटीन निर्माण की बात करते हैं तो उसमें राइबोसोम की जरूरत रहेगी, 3 प्रकार के जो आरएनए होते हैं उनकी भी आवश्यकता रहेगी, और एमआरएनए के ऊपर विशेष रूप से जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, इसलिए हमने जेनेटिक कोड पहले पढ़ लिए। अब हम आरएनए और आरएनए के प्रकार के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में थोड़ा बहुत राइबोसोम के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम अनुवादन के बारे में बात करेंगे या ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे, ताकि हम ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है इसको अच्छे से समझ सकें। ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए उससे रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल है उनके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोटीन संश्लेषण पढ़ेंगे तो वहां पर टीआरएनए आ गया, आरआरएनए आ गया, एमआरएनए आ गया। तो यदि पहले से ही हमें आरएनए के बारे में या आरएनए की संरचना और उसके प्रकार के बारे में जानकारी होगी तो हमें बाद में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो देखिए, आज हम इस क्लास के अंदर आरएनए की संरचना और उसके प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जो आरएनए है इसकी फुल फॉर्म या आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, हमने पहले या दूसरे वीडियो के अंदर बात की थी। इस पार्ट की शुरुआत के अंदर हमने डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा था कि डीएनए और आरएनए इनकी संरचना कैसी होती है, इनके घटक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। शायद पहला या दूसरा वीडियो हमने ये बात की थी। तो हम सरसरी तौर पे थोड़ा सा इसके ऊपर हम पढ़ लेते हैं कि आरएनए क्या होता है। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आर एन और ए। डीएनए के अंदर 2 श्रृंखलाएं होती है, आरएनए के अंदर 1 श्रृंखला होती है, इसलिए इसको एक रज्जुकी कहा जाता है। एक रज्जुकी का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अपवाद स्वरूप कुछ विषाणुओं के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है, जिसको डीएस आरएनए कहा जाता है। उदाहरण के लिए रियो विषाणु और बाउंड ट्यूमर। ये अपवाद जो भी होते हैं, इन अपवाद को याद रखने की जरूरत है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट भी क्यों होंगे, क्योंकि सभी को पता है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इसका जो अपवाद है वो हर किसी के ध्यान में नहीं रहता, या चूक जाता है, छूट जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए कुछ विषाणु जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, उदाहरण हो जाएगा रियो विषाणु और बाउंड ट्यूमर। अब देखिए, आरएनए के 3 घटक होते हैं। जिस तरह से डीएनए में 3 घटक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आरएनए में भी 3 घटक पाए जाते हैं। अंतर क्या है, डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती है, आरएनए में 1 श्रृंखला होती है, इतना ही अंतर है। इसके अलावा डीएनए में थाइमिन होता है, यहाँ पर यूरेसिल पाया जाएगा। तो देखो, 3 घटक में सबसे पहले नाइट्रोजन क्षार। अब नाइट्रोजन क्षार के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। प्यूरिन्स होते हैं, पिरिमिडिन्स होते हैं, प्यूरिन्स भी 2 होते हैं, पिरिमिडिन्स भी 2 होते हैं। तो देखिए, 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है, जबकि डीएनए के अंदर यूरेसिल के स्थान पर क्या होता है, थायमिन पाया जाता है। इतना ही अंतर है। एक तो अंतर आ गया ये श्रृंखला पे, और दूसरा आ गया ये यूरेसिल पर। नेक्स्ट, 5 कार्बन वाली श्रृंखला। जो 5 कार्बन वाली श्रृंखला है वो उसमें कौन सी होती है, राइबोज श्रृंखला। डीएनए के अंदर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला। तीसरा घटक है H3PO4, जिसको फॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड की जो लंबी श्रृंखला होती है इसी को आरएनए कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। यदि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 1 श्रृंखला है तो आरएनए, यदि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला है तो डीएनए। इस तरह से ये डीएनए और आरएनए के बारे में हमने सामान्य सी बात और पढ़ी। इसके अलावा डीएनए की संरचना पढ़ी, डीएनए की पैकेजिंग पढ़ी। उसी समय हमने बात की थी डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल, और उसके बाद में इरविन चारगाप एक वैज्ञानिक आता है और वो ये बताने का प्रयास करता है कि डीएनए के अंदर प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की मात्रा बराबर रहती है। इसी को इरविन चारगाप नियम कहा जाता है, और यह नियम आरएनए के ऊपर लागू नहीं होता। अच्छे से याद रखने की जरूरत है, इरविन चारगाप नियम लागू नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें एक स्टैंड होता है, सिंगल स्टैंड होता है, एक रज्जु की होता है, एक श्रृंखला होती है, इसलिए इसमें प्यूरिन और पिरीमिडीन की मात्रा बराबर नहीं होती। नेक्स्ट, यदि हम आरएनए के प्रकार की बात करते हैं, सामान्यतः जो आरएनए होता है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करता सामान्यतः। तो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करेगा, तो फिर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करेगा? डीएनए काम करेगा। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जिन जीवों के अंदर डीएनए पाया जाता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता, उसमें आरएनए ही पाया जाता है, तो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करेगा। तो देखो, और दूसरी ये भी है कि किसी जीव के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, तो दोनों आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करेंगे, दोनों में से एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करेगा। अब डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं, तो आनुवंशिक पदार्थ कौन सा रहेगा? डीएनए रहेगा। डीएनए नहीं है तो आनुवंशिक पदार्थ क्या रहेगा? आरएनए। तो देखिए, आरएनए जेनेटिक आरएनए भी हो सकता है और नॉन जेनेटिक आरएनए भी हो सकता है। आनुवंशिक आरएनए और अनानुवंशिक आरएनए दो प्रकार का हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है। जेनेटिक आरएनए का मतलब है आनुवंशिक आरएनए या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में यह काम करता है। उदाहरण के लिए टीएमवी और पादप विषाणु, इनमें है वो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करेगा, याद रखना टीएमवी। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। तो सामान्यतः आरएनए यही होता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा, और जब डीएनए पाया जाता है तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करेगा, वहां पर आरएनए अनानुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करेगा। इस तरह से आरएनए की जो सामान्य संरचना होती है उसके बारे में इतनी बातें आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इस ये जो बोर्ड के ऊपर जितना मैटर लिखा गया है इसमें से मैं तो ये कह रहा हूं बोर्ड नहीं बल्कि नीट, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बीएससी, नर्सिंग, इन सब के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस बोर्ड से बाहर जाने वाले नहीं है। इसलिए मैंने आपको सिंपल, सरल और सटीक तरीके से बताने का प्रयास किया कि आरएनए की संरचना किस तरह से होती है। अब अलग अलग बुक्स के अंदर इसको अलग अलग तरीके से पेश किया गया, लेकिन उसका सारांश यही है। हम बिल्कुल जो मैटर आपके सिलेबस के अंदर है, जो 12th का एनसीईआरटी बायो के सिलेबस के अंदर जो मैटर है, उसको मैं बिल्कुल सरल, सिंपल तरीके से शॉर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आरएनए दो प्रकार का हो गया, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए है यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, सामान्यतः पादप वायरस में यह पाया जाता है। उदाहरण के लिए टीएमवी, जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहा जाता है, और इसके अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है टीएमवी। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि टीएमवी के अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो आनुवंशिक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर एक तरह का प्लांट वायरस है, पादप विषाणु है। इसमें जो आरएनए पाया जाता है, पहली बात तो वो आनुवंशिक वायरस होता है। नेक्स्ट, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसका ध्यान रखना। अब राउंड ट्यूमर जो वायरस है या रियो वायरस है, उसके अंदर जो आरएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। नेक्स्ट है नॉन जेनेटिक आरएनए। अब नॉन जेनेटिक नाम से स्पष्ट है, यह आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करता है। क्लियर बात है? अब यदि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करेगा, तो फिर उन जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन कार्य करेगा? तो डीएनए कार्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो आरएनए है, अनानुवांशिक जो आरएनए है, यह आरएनए उन कोशिकाओं में पाया जाता है, उन जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है जिसमें ऑलरेडी डीएनए पाया जाता है। ऑलरेडी डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए पाया जाता है तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होगा, तो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जीवों की कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उन कोशिकाओं के अंदर जो आरएनए है वो नॉन जेनेटिक आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट, ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए है,
इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, या ये 3 प्रकार के होते हैं। कुछ बुक्स के अंदर ये 5 प्रकार के दे रखे हैं। HNRNA जिसको विषमांगी, या हम ये कह सकते हैं mRNA का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं। लेकिन सामान्यतः यदि हम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉन जेनेटिक आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। और ये तीनों प्रकार के जो आरएनए हैं ये प्रोटीन संश्लेषण में काम करते हैं या अनुवादन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ गया mRNA, उसके बाद में tRNA और rRNA। तो आरएनए कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए, mRNA, tRNA और rRNA। अब देखिए mRNA को मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, tRNA को ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, rRNA को राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो mRNA को संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है, tRNA को स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। यह कोशिका द्रव्य के अंदर विलय अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको घुलनशील या विलय आरएनए भी कहा जाता है। और यह rRNA है, इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब राइबोसोमल आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि यह राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है, या फिर हम ये कहें कि जो राइबोसोम है वो rRNA और प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। राइबोसोम के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ये जो tRNA है ये क्या करेगा? अमीनो अम्लों को, जहां पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य हो रहा है वहां पर अमीनो अम्लों को लाकर प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या करेगा? सहायता करेगा। तो मेन जो रोल होता है वो tRNA का रहेगा, क्या करने के लिए? अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण साइट पर लाने के लिए। mRNA ये संदेशवाहक आरएनए है। संदेशवाहक आरएनए अनुलेखन का जो प्रोसेस हुआ, अनुलेखन के प्रोसेस के दौरान डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है वो mRNA होता है। या फिर हम ये कहें कि जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है उसके द्वारा mRNA का निर्माण किया जाता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा mRNA का निर्माण सीधा नहीं किया जाता है, इससे पहले hnRNA का निर्माण होता है, या इसका जो पूर्ववर्ती आरएनए है जिसको हम hnRNA कहते हैं पहले उसका निर्माण होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रोसेस हमने पढ़े, पुछन पढ़ा, आच्छादन पढ़ा, टेलिंग, कैपिंग और संबंधन, स्प्लाइसिंग, ये सब चीजें पढ़ी है। तो hnRNA से किसका निर्माण हुआ? mRNA का निर्माण हुआ। अब ये किसमें होगा, कहां पर होगा? ये केंद्रक के अंदर होगा। जैसे ही mRNA का निर्माण होगा, mRNA प्रोटीन निर्माण की सूचना लेकर कोशिका द्रव्य के अंदर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, इन सब की सूचना किसके पास होती है? mRNA के पास होती है। तो प्रोटीन निर्माण की सूचना mRNA के पास में होती है। इससे पहले हमने जेनेटिक कोड के बारे में बात की है। तो जो mRNA है इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कोडॉन पाए जाते हैं। मतलब जो जेनेटिक कोड है या जो आनुवांशिक कूट है वो किसके ऊपर पाए जाते हैं? mRNA के ऊपर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? mRNA की जो श्रृंखला होती है उसके ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षारों का जो समूह है वो मिलकर किसका निर्माण करेगा? जेनेटिक कोड का निर्माण करेगा। या हम ये कहें कि mRNA की जो श्रृंखला है उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। तो जो 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह है उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड या कोडॉन कहते हैं। तो इस तरह से mRNA के अंदर प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है, इसीलिए इसको संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। तो इस तरह से जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए 3 प्रकार का हो जाएगा, mRNA, tRNA और rRNA। आरएनए के प्रकार में सबसे पहले हम mRNA के बारे में बात करते हैं। mRNA का मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। अब इसको संदेशवाहक आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि यह केंद्रक से प्रोटीन निर्माण की सूचना को लेकर कहां आता है? कोशिका द्रव्य के अंदर आता है, इसलिए इसको मैसेंजर या संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। तो इसको संदेशवाहक या इसको दूत आरएनए भी कहा जाता है, जो कोई सूचना लाता है, गुप्त सूचना लाता है। केंद्रक से कोशिका द्रव्य में गुप्त सूचना लाता है या सूचना लाने वाला जो आरएनए है इसको mRNA या संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए, दूत आरएनए कहा जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है। काम एक ही है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में
प्रोटीन निर्माण की ये क्या लाएगा, सूचना लाएगा। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आरएनए होता है, क्योंकि प्रोटीन निर्माण की सूचना इसके पास में होती है। खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जैकब और मोनार्ड, और कोशिका द्रव्य के अंदर जो कुल भार है उसका 5 से 10%, या जितना जो आरएनए पाया जाता है उसका 5 से 10% है वो ये एमआरएनए पाया जाता है, और जीवन काल है वो सबसे छोटा एमआरएनए का होता है। अब एमआरएनए देखिए, हमने जेनेटिक कोड के बारे में बात की है। ये एमआरएनए जिस 5' से 3' का एक सूत्र है, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के ये नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो तीन जो नाइट्रोजन क्षार है इनका जो समूह है इनको जेनेटिक कोड कहा जाता है। और डीएनए के ऊपर एक ऐसी श्रृंखला जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेती है उसको सिस्टोन कहा जाता है या समपार कहा जाता है, सिस्टोन या समपार कहा जाता है। जैसे ये एमआरएनए, इसका यहां से लेके इतना सूत्र, ये सूत्र क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण में भाग लेगा, तो इस सूत्र को हम क्या कहेंगे, सिस्टोन, या हिंदी में कहा जाता है समपार, समपार या सिस्टोन। इसको हम कह सकते हैं जीन के खंड, जीन के टुकड़े भी कह सकते हैं। तो इस एमआरएनए के ऊपर सिस्टोन की संख्या कितनी है, 1 2 3 कितनी है, सिस्टोन की संख्या कितनी है, उसके आधार पर एमआरएनए दो प्रकार का होता है, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। मोनो का मतलब होता है एक, इसमें एक सिस्टोन पाया जाता है, इसमें एक से अधिक सिस्टोन पाए जाते हैं। मोनोसिस्टोनिक में एक सिस्टोन, पॉलीसिस्टोनिक में एक से अधिक सिस्टोन पाए जाते हैं। या हम ये कहें मोनोसिस्टोनिक में एक समपार पाया जाता है, पॉलीसिस्टोनिक के अंदर एक से अधिक समपार पाए जाते हैं। अब इसमें एक समपार पाया जाता है तो प्रोटीन का एक अणु बनाएगा, या हम ये कहें कि इसके अंदर एक से अधिक सिस्टोन पाए जाते हैं तो प्रोटीन के एक से अधिक अणु इसमें बनते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टोन के अंदर एक प्रोटीन के अणु के निर्माण की सूचना नहीं होती है, जबकि इसमें क्या होगा, एक से अधिक सिस्टोन पाए जाते हैं तो एक से अधिक प्रोटीन निर्माण की सूचना इस पॉलीसिस्टोनिक के अंदर निहित होती है। मोनोसिस्टोनिक जो सिस्टोन या ऐसा जो आरएनए है किसमें पाया जाता है, यूकेरियोटिक में पाया जाता है, और पॉलीसिस्टोनिक है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। ये हमने जब एमआरएनए के बारे में डिस्कस किया था, या जब डीएनए से आरएनए का निर्माण हमने पढ़ा था, उस समय भी हमने ये बात की थी मोनोसिस्टोनिक क्या है और पॉलीसिस्टोनिक क्या है। हमने ये भी कहा था कि जीवाणुओं के अंदर एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो आगे है वो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करेगा। या फिर एक ही एक जीन होता है जो सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक। प्रोकैरियोटिक या जीवाणु के अंदर पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक के अंदर एक ही आरएनए होता है जिसको आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कहते हैं, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते हैं। तो एक आरएनए पॉलीमरेज एक आरएनए का निर्माण करेगा। इस तरह से यूकेरियोटिक के अंदर, या हम ये कहें कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के आरएनए का निर्माण करने के लिए मोनोसिस्टोनिक के अंदर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। टीआरएनए की संरचना की बात करते हैं तो देखिए टीआरएनए का मतलब हुआ, टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण आरएनए। तो ये स्थानांतरण आरएनए कहलाता है, या इसको हम घुलनशील आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये 1M-NaCl का जो विलयन होता है उसमें आसानी से घुल जाता है। या हम ये कह सकते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर ये घुलनशील अवस्था पाया जाता है, इसलिए इसको घुलनशील या सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। ये सबसे छोटे प्रकार के आरएनए अणु होते हैं जिसमें 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो सबसे छोटे प्रकार के कौन से होते हैं, टीआरएनए होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर घुलनशील अवस्था पाए जाते हैं, इसलिए इनको सोल्यूबल आरएनए कहा जाता है। और ट्रांसफर या स्थानांतरण आरएनए इसको कहा जाता है, जो अनुवादन का प्रोसेस है जिसको ट्रांसलेशन भी कहते हैं या जिसको अनुवादन भी कहते हैं, उसमें इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अमीनो अम्लों को पकड़ कर लाना इसका काम है, इसलिए इसको स्थानांतरण आरएनए कहा जाएगा। कुल भार का 10 से 15% तक यह पाया जाता है। अब इसकी संरचना कैसी होती है, इसके लिए वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट होले, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। रॉबर्ट होले ने यीस्ट के अंदर सर्वप्रथम इसकी संरचना है वो बनाई या इसका अध्ययन किया। यीस्ट में टीआरएनए की संरचना का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया। क्लोवर लीफ मॉडल, जिसको हम ये कह सकते हैं क्लोवर जो पौधा है जिसको 3 पत्तियां कहा जाता है, 3 पत्तियां पौधा है, उस पौधे की जो पत्ती होती है उसके आकार का टीआरएनए होता है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है। इसकी संरचना क्लोवर के पौधे के लीफ के समान होती है। क्लोवर या 3 पत्तियां जो पौधा है उसकी जो पत्ती होती है उसके आकार का टीआरएनए होता है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है।
ये जो संरचना होती है ये 2D होती है या द्विविमीय संरचना होती है। टीआरएनए की संरचना है वो द्विविमीय होती है। अब इसमें देखो कैसे होगा, टीआरएनए में हालांकि आरएनए है श्रृंखला तो एक होगी, लेकिन टीआरएनए की एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है वो इस तरह से मुड़ती है, वो मुड़ेगी, मुड़कर 5 भुजाएं बनाती है। 5 भुजाएं बनाने के बाद में 5' सिरा 3' सिरे के पास में आकर रुक जाता है, या ये दोनों सिरे पास पास आ जाते हैं। इस तरह से कितनी भुजाएं पाई जाती है? 5। टीआरएनए की श्रृंखला के अंदर 5 भुजाएं पाई जाती है। संरचना का अध्ययन किसने किया? रॉबर्ट होले नामक वैज्ञानिक ने किया। और किसमें किया? यीस्ट में किया। टीआरएनए की संरचना कैसी बताई? 3 पत्तियां पौधे की पत्ती के समान। और कौन सा मॉडल दिया? क्लोवर लीफ मॉडल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि क्लोवर लीफ मॉडल किसने प्रस्तुत किया, या क्लोवर लीफ मॉडल किसकी संरचना से संबंधित है, या टीआरएनए की संरचना किस प्रकार की होती है। तो इस तरह से टीआरएनए की संरचना होती है। टीआरएनए की संरचना के अंदर एक सूत्र होता है, वो ये जैसे 3' वाला सिरा है, इस तरह से इसने क्या किया? 5 भुजाओं का निर्माण किया, 5 लूप पड़े, और उसके बाद में 3' सिरा और 5' सिरा दोनों पास पास में आ जाते हैं। अब देखो ये दोनों जो सिरे हैं ये पास पास में आ जाते हैं, लेकिन इनके बीच में जो ये है वो क्षारों में युग्मन नहीं होता। क्षार आपस में बंध नहीं बनाते हैं। क्यों बंध नहीं बनाते हैं? यहां मैंने नोट बना के लिख दिया, यहां नाइट्रोजन क्षार में युग्मन नहीं होता क्योंकि जो लूप का निर्माण हुआ है उसमें असामान्य क्षार पाए जाते हैं। जैसे मान लो लूप का निर्माण हुआ, यहाँ पर जो क्षार है इसका जो समकक्ष है या इससे जुड़ने वाला क्षार यदि यहाँ पर नहीं है तो इनमें युग्मन नहीं होगा। इस तरह से ये अयुग्मित नाइट्रोजन क्षार इसमें पाए जाते हैं। 5 भुजाएं पाई जाती है। एक है ऊपर वाली ये जो भुजा है ये 3' वाला सिरा है, ये 5' वाला सिरा है। इसको हम कहेंगे अमीनो अम्ल ग्राही स्थल। मतलब जब प्रोटीन निर्माण का कार्य होगा तो उस दौरान जो अमीनो अम्ल टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण वाली साइट पर लाएंगे तो अमीनो अम्ल यहाँ जुड़ेंगे, 3' पर जुड़ेंगे। और 3' वाला जो सिरा होता है यहाँ पर हमेशा CCA मतलब साइटोसिन, साइटोसिन और एडेनिन ये नाइट्रोजन समूह पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। 5' सिरा है, इसके अंत में ग्वानिन पाया जाता है। सभी टीआरएनए में ऐसा होता है। 5' सिरे पर तो ग्वानिन नाइट्रोजन क्षार पाया जाएगा और 3' सिरे के ऊपर साइटोसिन, साइटोसिन और एडेनिन ये नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। इस सिरे पर अमीनो अम्ल वो जुड़ते हैं। तो पहला सिरा हो गया अमीनो अम्ल ग्राही स्थल, इस जगह अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। दूसरा जो सिरा है ये इस सिरे को हम कहते हैं टी-साई-सी भुजा, इसको हम कहते हैं राइबोसोम बंधन स्थल। इसका मतलब ये हुआ प्रोटीन निर्माण के दौरान ये जो टीआरएनए होता है इस भुजा से या इस स्थल से राइबोसोम से जुड़ता है। तो ये भुजा किससे जुड़ेगी? राइबोसोम से जुड़ेगी। यहाँ पर क्या जुड़ेंगे? अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। बीच में एक छोटी भुजा पाई जाती है जिसको अतिरिक्त भुजा कहा जाता है। अभी तक इसका काम क्या है इसके बारे में वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट ये जो सिरा है तीसरा, इसको हम कहते हैं, इस भुजा को कहते हैं एंटीकोडॉन भुजा। एंटीकोडॉन भुजा मतलब ये हुआ कि एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन पाए जाते हैं उन कोडॉन को या कूट को पढ़ने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। तो टीआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए के ऊपर पाए जाने वाले कोड को पढ़ता है। और यहाँ पर जो एंटीकोडॉन होती है वो फिक्स होते हैं, एक टीआरएनए के ऊपर ये फिक्स होंगे। मतलब यह टीआरएनए एक विशेष प्रकार के जो कोडॉन होते हैं उसी को पढ़ने का कार्य करेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक टीआरएनए एक अमीनो अम्ल को हिला सकता है। मतलब इसने क्या किया, यहाँ से कोडॉन को पढ़ने के लिए यहाँ पर एंटीकोडॉन पाए जाते हैं, पढ़ने के बाद उस कोडॉन से संबंधित अमीनो अम्ल को ही यह लाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिका द्रव्य के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को लाने के लिए 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। 20 संख्या ज्यादा होगी लेकिन 20 प्रकार के टीआरएनए कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को लाने का कार्य करेंगे। तो ये एंटीकोडॉन भुजा है। जो ये एमआरएनए है इसके ऊपर जो कोडॉन पाए जाते हैं इनको यह पढ़ने का कार्य करेगा। मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षार होगा उसका पूरक नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर पाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये क्या है? साइटोसिन है, इसका मतलब पढ़ने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? ग्वानिन। ये क्या है? यूरेसिल। यूरेसिल का पूरक क्या होगा? एडेनिन। इसका एडेनिन और इसका ग्वानिन।
मतलब mRNA ये जैसे 5' से ये 3' जो सिरा है इसके ऊपर GAG जो अनुवांशिक कूट पाया जाता है, इसको पढ़ने के लिए tRNA के ऊपर ये नाइट्रोजन क्षार पाए जाएंगे या ये एंटीकोडन पाया जाएगा। यहाँ पर GAG है, इसको पढ़ने के लिए CUC यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट ये जो भुजा है इसको हम DHU भुजा कहते हैं, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन भुजा इसको कहा जाता है। और ये DHU जो भुजा है इस स्थान पर अमीनो अम्ल सिंथेटेज एंजाइम जुड़ता है। अमीनो अम्ल सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ेगा। जब एंजाइम यहाँ पर जुड़ेगा तो वह एंजाइम अमीनो अम्ल को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करेगा। तो ये एंजाइम है वो अमीनो अम्ल को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करेगा। इस तरह से कोशिका द्रव्य के अंदर tRNA भी है, कोशिका द्रव्य के अंदर अमीनो अम्ल भी है। ये अमीनो अम्ल जब tRNA से जुड़ेंगे तो एंजाइम काम करेगा और उस एंजाइम को हम कहेंगे अमीनो अम्ल सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम भी काम करेगा और 2 एटीपी ऊर्जा भी खर्च होती है। 2 एटीपी ऊर्जा खर्च होगी और अमीनो अम्ल है वो tRNA से जुड़ जाएगा। एक अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में खर्च होगा और दूसरा एटीपी है वो इससे जोड़ने में ऊर्जा खर्च करेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन निर्माण के दौरान, अनुवादन के दौरान, ट्रांसलेशन के दौरान 2 एटीपी ऊर्जा खर्च होती है और उससे tRNA से अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। तो इस तरह से एक tRNA की संरचना के अंदर देखिए, एक ये भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, ये चौथी भुजा हो गई और ये पांचवी भुजा हो गई। 5 भुजाएं पाई जाती है। इसे क्लोवर लीफ मॉडल के तहत रॉबर्ट होले नामक वैज्ञानिक ने समझाने का प्रयास किया। अलग अलग भुजाओं के अलग अलग कार्य हमने पढ़ लिए। ये अतिरिक्त भुजा होती है, इसका अभी तक क्या कार्य है इसकी वैज्ञानिकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। tRNA के ऊपर पाई जाने वाली जो 5 भुजाएं होती है उनके बारे में देखिए। सबसे पहली भुजा ग्राही भुजा है और ग्राही भुजा जो है यहाँ पर 3' वाला सिरा भी है और 5' वाला सिरा भी है, दोनों पास पास है। 3' वाले सिरे पर CCA साइटोसिन और एडेनिन नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, जबकि 5' वाला जो सिरा है उसके ऊपर ग्वानिन नाइट्रोजन क्षार अंत में पाया जाता है। और ग्राही भुजा है यह अमीनो अम्लों को ग्रहण करने का कार्य करेगी। नेक्स्ट DHU भुजा डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन भुजा इसको कहा जाता है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। DHU की फुल फॉर्म क्या है? डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन भुजा। अब यहाँ पर एक एंजाइम जुड़ता है जिसका नाम क्या है? अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ता है जो अमीनो अम्लों को 3' पर जोड़ने का कार्य करेगी। अभी हमने चित्र में बताया था DHU भुजा क्या करेगी? अमीनो अम्ल को 3 नंबर या 3' जो सिरा है उसके ऊपर जोड़ने का कार्य करेगी। एंटीकोडन भुजा, अब एंटीकोडन जिस तरह से कोडोन में 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं या 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनका समूह होता है उसको कोडोन कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो एंटीकोडन है ये भी 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम मिलकर बनाते हैं। या हम ये कहें कि 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर भी एंटीकोडन का निर्माण करते हैं। और tRNA में सबसे नीचे की ओर जो सिरे की हमने बात की थी उसमें सबसे नीचे की ओर 3 नाइट्रोजन क्षार का समूह पाया जाता है, उसको एंटीकोडन कहा जाता है। यह एंटीकोडन क्या करेगा? mRNA पर उपस्थित जो कोडोन है इसको पढ़ने का कार्य करेगा। पढ़कर जो अमीनो अम्ल चाहिए वो अमीनो अम्ल लाकर वहां वो छोड़ने का कार्य करेगा। एक इसमें अतिरिक्त भुजा पाई जाती है, लंबाई अनिश्चित होती है और कार्य उसका अभी तक अज्ञात है। नेक्स्ट T-साइसी भुजा, यह ट्रांसलेशन के दौरान किससे जुड़ती है? राइबोसोम से जुड़ती है, इसलिए इसको राइबोसोम बंधन स्थल भी कहते हैं। T-साइसी भुजा को राइबोसोम बंधन स्थल भी कहते हैं क्योंकि यह ट्रांसलेशन के दौरान, प्रोटीन निर्माण के दौरान, अनुवादन के दौरान किससे जुड़ेगा? राइबोसोम से जुड़ता है। अब ये जो tRNA है इसका ले दे के काम यह है कि प्रोटीन का जब निर्माण होगा, जब अनुवादन का कार्य होगा, तब कोशिका द्रव्य के अंदर जो अमीनो अम्ल है उन अमीनो अम्लों को पकड़कर कहां लाएगा? जहां पर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। मतलब जहां पर राइबोसोम और mRNA आपस में जुड़े हुए हैं उस जगह अमीनो अम्लों को पकड़ कर लाने का कार्य किसका रहेगा? इस tRNA का रहेगा। जैसे इलेक्शन के दौरान जो होते हैं वोटर को पकड़ के लाते हैं, इलेक्शन के दौरान एक गाड़ी गई वोटर को पकड़ के लाई, तो उस तरह से ये tRNA का कार्य रहेगा कि प्रोटीन निर्माण के वो अमीनो अम्लों को राइबोसोम को उपलब्ध करवाए। तो ये कार्य हो जाएगा किसका? tRNA का। RNA की बात करें तो rRNA को राइबोसोमल RNA कहा जाता है। राइबोसोमल RNA या राइबोसोमल RNA इसको बोलते हैं।
कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में होता है, 80% होता है, और सबसे बड़े अणु होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, आरआरएनए को राइबोसोम आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि यह राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, या जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन और आरआरएनए से मिलकर बना होता है, तो राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, इस वजह से इसे आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। और ये सबसे बड़े अणु होते हैं और कोशिका के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, 80% ये पाए जाते हैं। कार्य क्या रहेगा? कार्य ये रहेगा कि अनुवादन के दौरान अमीनो अम्लों को परस्पर जोड़ने का कार्य करेंगे। जो ये आरआरएनए है, जब प्रोटीन निर्माण का कार्य होगा तो जैसे टीआरएनए अमीनो अम्लों को लाएगा, एक अमीनो अम्ल को लाया और एक वहां पहले से है, तो पहले वाले अमीनो अम्ल को, जो अमीनो अम्ल को लाया, इन दोनों को जोड़कर पेप्टाइड बंध बनाने में या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में या प्रोटीन निर्माण में ये क्या करेगा? मदद करने का कार्य करेगा। तो इस तरह से हमने 3 प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में बात की। नेक्स्ट, प्रोटीन निर्माण के लिए हमें राइबोसोम की आवश्यकता होती है। राइबोसोम और एमआरएनए ये दो जुड़ेंगे, जुड़कर प्रोटीन निर्माण का कार्य शुरू होगा। तो राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन और आरआरएनए से होता है। हम ये कह सकते हैं कि आरआरएनए का अलग से कोई रोल नहीं होता, आरआरएनए राइबोसोम के अंदर ही पाया जाता है। तो देखिए, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। ये जो S है इसको श्वेत भरक इकाई या अवसादन गुणांक कहा जाता है। प्रत्येक राइबोसोम में 2 उप इकाई पाई जाती है। एक उप इकाई बड़ी होती है, उसको बड़ी उप इकाई, एक उप इकाई छोटी होती है, इसलिए उसको छोटी उप इकाई कहा जाता है। और ये जो दोनों उप इकाई होती है, ये मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में Mg+2 इस आयन की उपस्थिति में दोनों उप इकाई है वो आपस में जुड़ जाती है। जब प्रोटीन निर्माण का कार्य शुरू होता है तो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में बड़ी और छोटी उप इकाई जुड़ जाती है, और उसी के साथ में जो एमआरएनए होता है वो छोटी उप इकाई से जुड़ता है। इस प्रोसेस के जस्ट बाद हमें पता लग जाता है कि अब प्रोटीन का निर्माण होने वाला है। सामान्यतः कोशिका द्रव्य के अंदर बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई ये अलग अलग पाई जाती है। जब प्रोटीन निर्माण का कार्य शुरू होगा तो ये मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जुड़ती है, अन्यथा दोनों अलग अलग कोशिका के द्रव्य के अंदर पाई जाती है। तो 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। एस के बारे में बात हो चुकी, श्वेत भरक इकाई या इसको अवसादन गुणांक कहा जाता है। 70S राइबोसोम में इसकी 2 उप इकाई है, इसमें भी 2 उप इकाई है, एक होगी बड़ी, दूसरी होगी छोटी। तो इसमें भी उप इकाई 2 है, बड़ी और छोटी। तो 70S जो राइबोसोम है इसकी बड़ी उप इकाई है वो 50S होती है, छोटी है वो 30S होती है। और 80S राइबोसोम में इसकी बड़ी उप इकाई 60S होती है, छोटे वाली 40S होती है। कई बार देखो यहाँ ये, हालांकि ट्यूशन आना भी स्वाभाविक है, 60 और 40 को जोड़ते हैं तो 100 हो जाते हैं, तो ये 80S कैसे बना? तो ये ध्यान रखना है कि इसमें 80S की 2 उप इकाई बड़े वाली 60S होगी और छोटे वाली 40S। इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि जब दोनों उप इकाई जुड़ेगी तो कुछ जो इसका पार्ट है वो एनर्जी के रूप में खर्च हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 60 और 40 मिलकर है वो 80S राइबोसोम का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 50S और 30S मिलकर 70S राइबोसोम का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से ये 2 उप इकाई हो गई। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है 80S राइबोसोम की छोटी उप इकाई कौन सी है, बड़ी उप इकाई कौन सी है, 70S राइबोसोम की बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो पूछा जा सकता है। अब ये जो 70S राइबोसोम है ये किसमें पाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और हरित लवक के अंदर पाया जाता है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी जब 17 पढ़ी थी 11th का जो पार्ट है कोशिकांग, उसमें हमने ये पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम ये 2 कोशिकांग है जिसमें पाए जाते हैं, बाकी किसी कोशिकांग के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त शासी अंग इसको कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। हमने कोशिकांग की जब 17 पढ़ी उस समय बात की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, बाकी सामान्यतः ये प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। और 80S राइबोसोम है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, यूकेरियोट्स के अंदर पाया जाता है। अब देखिए, अभी हमने बात की है बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई, सामान्यतः ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, अलग अलग कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। लेकिन जब प्रोटीन निर्माण का कार्य शुरू होगा उस समय मैग्नीशियम की आयन की उपस्थिति, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई ये दोनों
जुड़ जाएगी। जब ये दोनों जुड़ेंगे इसका मतलब प्रोटीन निर्माण का कार्य करना है या प्रोटीन निर्माण कार्य शुरू होगा, तब छोटी उप इकाई से क्या जुड़ जाता है, एमआरएनए जुड़ेगा। छोटे छोटे कई सवाल है, एमआरएनए कौन सी उप इकाई से जुड़ता है, छोटी उप इकाई से जुड़ेगा। राइबोसोम की कौन सी उप इकाई, छोटी उप इकाई से एमआरएनए जुड़ेगा। अब छोटी और बड़ी उप इकाई को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन आवश्यक होता है। अब यहाँ पर जो बड़ी उप इकाई है इसके ऊपर इस तरह से साइट पाई जाती है, स्थल पाए जाते हैं। कहीं कहीं 2 साइट दे रखी है, कहीं कहीं पर 3 साइट भी दे रखी है। एक होती है जिसको हम कहते हैं ए साइट, दूसरी होती है इसको हम कहते हैं पी साइट, नंबर 3 है उसको कहते हैं ई साइट। ये जो 3 साइट है, ये 3 साइट और ये छोटी उप इकाई, ये बड़ी उप इकाई और ये एमआरएनए, इस तरह से एक जटिल का निर्माण होता है। इसको एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये जो क्रिया होगी या इस जटिल का जो निर्माण होगा, इसके बाद में प्रोटीन निर्माण का कार्य शुरू होगा। तो इस तरह से प्रोटीन निर्माण का जो कार्य है इसको हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की है राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं और आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना और उनके कार्य और उनसे संबंधित यदि कोई मॉडल है तो उसके बारे में हमने बात की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज का वीडियो, क्योंकि छोटे छोटे कई सवाल इसके अंदर है वो इंक्लूड है। ये 12th बोर्ड एग्जाम ही नहीं, इसके अलावा फर्स्ट ईयर, सेकंड ग्रेड, नीट, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एग्जाम, सभी के अंदर प्रयोगशाला सहायक सब जगह जो छोटे छोटे क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अभी अब देखो सामान्य विज्ञान का लेवल भी थोड़ा बढ़ गया, इसलिए सामान्य विज्ञान के भी कई छोटे बड़े क्वेश्चन है वो उसमें से आपको मिलने वाले हैं। कंठस्थ करें, याद करें, लिख लें, नोट्स बनाएं और अपडेट रखें खुद को। जो जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं आप नोटबुक अपने पास रखें, उसमें आप नोट्स बनाते जाएं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर हमें जरूर बताएं, ताकि वो समस्या का भी समाधान किया जा सके। तो इस तरह से आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, प्रोटीन संश्लेषण के साथ। वो टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो अगले वीडियो के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के साथ मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।